टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेमेंट ऑफ टैक्स। चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट होने जा रहा है हमारी इस वीडियो से। तो ये जीएसटी का चैप्टर नंबर 16 है हमारा, पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे लाइक टीडीएस, टीसीएस, पेमेंट ऑफ टैक्स जो होती है जीएसटी के अंदर, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, पेमेंट ऑफ टैक्स। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे हम। अंडर जीएसटी प्राइमरली फोकस इज ऑन ई पेमेंट फॉर द लाइबिलिटीज अराइजिंग अंडर जीएसटी रादर देन ओवर द काउंटर पेमेंट। जीएसटी के अंदर देखो, प्राइमरली फोकस जो होता है ना, वो जो जीएसटी के अंदर जो हमारी लाइबिलिटी अराइज होती है उसको ई पेमेंट करने पे होता है, ना कि ओवर द काउंटर जो पेमेंट्स है उसके ऊपर। फर्दर फॉर द स्मॉल एसेसीज, over the counter payment by cash, check, demand draft is permissible up to the limit of 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड। जबकि जो स्मॉल एसएससी के लिए ओवर द काउंटर पेमेंट जो होती है कैश के थ्रू, चेक के थ्रू और डीडी के थ्रू परमिसिबल होती है, लिमिट होगी 10,000 तक की, ठीक है, पर चलान पर टैक्स पीरियड के लिए। पेमेंट्स अंडर जीएसटी कैन बी मेड आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखिए, जीएसटी की जो पेमेंट है ना, हम दोनों के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू भी और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू भी। अब ये होते क्या है, ये हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। दिस चैप्टर डील्स विद पेमेंट प्रोविजंस अंडर जीएसटी। कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जीएसटी के अंदर की पेमेंट की प्रोविजंस कौन कौन से हैं, किस किस प्रोविजंस को यूज़, क्या क्या प्रोविज़न या प्रावधान लगते हैं पेमेंट के जब हम करते हैं टैक्स की जीएसटी के अंदर। द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर जीएसटी लॉ इज पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखो, जो टैक्स का अमाउंट है, कोई इंटरेस्ट है, कोई फीस है, कोई पेनल्टी है और कोई अदर अमाउंट जो है जीएसटी के अंडर पेबल है, वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पे की जाएगी, वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, टाइप्स ऑफ पेमेंट अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी के अंदर कौन कौन सी पेमेंट की जाती हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ पेमेंट आर टू बी मेड अंडर जीएसटी आर एज फॉलोज। या तो टैक्स पे किया जाता है, या इंटरेस्ट पे किया जाता है, या कोई पेनल्टी है आपकी वो पे की जाती है जीएसटी के अंदर, फीस पे की जाती है और एनी अदर अमाउंट पेबल, जो भी पेबल अमाउंट पड़ा है वो पे किया जाता है, ठीक है। तो 4-5 चीज़ें हैं जो जीएसटी के अंदर पेमेंट की जाती है। फर्स्ट तो टैक्स ही होगा, ठीक है, फिर कोई इंटरेस्ट, वो जो जीएसटी की जो कोई पेनल्टी है वो, फीस है कोई वो, और अदर अमाउंट पेबल, ठीक है। ये सब चीज़ हो जाएंगी। ये आपको वो बना के देखा है डायग्राम सेम। आगे देखिए, ड्यू डेट फॉर पेमेंट्स अंडर जीएसटी। ड्यू डेट देखिए क्या होगी। एज पर सेक्शन 37 सब सेक्शन 7, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु इज required to furnish a return shall pay to the account of the appropriate government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return। यानी कि जो जिस पर्सन को रिटर्न भरनी रिक्वायर्ड है, वो जो लास्ट डेट है, मतलब कि उससे पहले पहले वो जो भी उसने जो भी उसको टैक्स पे करना है वो पे करेगा लास्ट डे से पहले पहले, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, इन जीएसटी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स शैल नॉट बी लेटर देन द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। शॉर्ट में, सिंपल वर्ड में बोलें तो क्या कहते हैं कि जो जीएसटी की जो ड्यू डेट है पेमेंट ऑफ टैक्स की, वो उसके मतलब जो लास्ट डेट है उसके बाद नहीं हो सकती, ठीक है, लास्ट डेट के बाद नहीं हो सकती। ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन सम सिचुएशन अंडर जीएसटी आर गिवन बिलो इन द टेबल। देखो, सिचुएशन दे रखी है, उसकी ड्यू डेट दे रखी है। सिचुएशन फर्स्ट है, फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर अदर देन कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन टैक्स पेयर को छोड़कर जो सारे नॉर्मल टैक्स पेयर हैं उनकी ड्यू डेट होगी नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, ठीक है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फॉर और कंपोजिशन टैक्स पेयर की 18th फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, क्योंकि क्वार्टरली वो रिटर्न भरते हैं, इसलिए 18th फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर की एंड की 18th, ठीक है।
फॉर TDS और TCS के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के लिए 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ की 10th डे, ठीक है, याद रखना आप ये। आगे देखिए, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर GST लॉ। अंडर GST प्राइमरली फोकस इज ऑन ई-पेमेंट रादर देन ओवर द काउंटर पेमेंट। ये हमने पहले पढ़ी कि ओवर द काउंटर पेमेंट से ज़्यादा ई-पेमेंट पर फोकस किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर और ई लेजर आर स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर है और ई लेजर जिसे हम बोलते हैं, वो एक स्टेटमेंट है, या तो एक है कैश की, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, और दूसरी है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। तो देखिए, दोनों का सिंपल नाम है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो सारे कैश से रिलेटेड स्टेटमेंट है, उसके अंदर वो ई लेजर है कैश की, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की ई स्टेटमेंट दिखाती है, ई लेजर है, ठीक है। In addition, each taxpayer shall have an electronic tax liability register। और इसके साथ साथ इन दोनों यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के साथ साथ हर टैक्स पेयर के पास इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर भी होता है। Once a taxpayer is registered on common portal GSTN, two e-ledgers, cash and input tax credit, and an electronic tax liability register will be automatically opened and displayed on his dashboard at all the times। यानी कि जब एक टैक्स पेयर GSTN जब उसको नंबर मिल जाता है, यानी कि वो GST के अंदर जब एनरोल हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो ई लेजर यानी कि कैश और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, प्लस में एक इलेक्ट्रॉनिक जो टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर्ड है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाता है और उसकी डैशबोर्ड पर दिखने लगता है हमेशा, ठीक है। दिस शोन एज बिलो इन द फिगर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर GST लॉ। तीन चीज़ें के अंदर वो ओपन हो जाएगा, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखिए, रिफ्लेक्ट्स ऑल डिपॉजिट मेड इन कैश एंड TDS और TCS मेड। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या दिखाएगा, जो भी आपने डिपॉजिट करे हैं कैश के अंदर और जो TCS और TDS किया है वो, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट अंडर GST, और इसका यूज़ किया जाता है GST के अंदर जो भी पेमेंट करते हो आप, उसको पेमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज़ किया जाता है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रिफ्लेक्ट ITC एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न। ये ITC दिखाता है कि आपके पास आपने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो पे किया है और वो आपको आगे मिलना है, वो सेल्फ असेस्ड होता है। और यूज टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली, इसका जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, ये सिर्फ टैक्स पे करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आप कोई भी पेमेंट इससे नहीं कर सकते, आप सिर्फ टैक्स की पेमेंट कर सकते हो इससे, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है उससे आप आउटपुट टैक्स क्रेडिट, जो आउटपुट टैक्स है उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, रिफ्लेक्ट टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर फॉर द पर्टिकुलर मंथ। यानी कि देखिए, लाइबिलिटी रजिस्टर क्या बताएगा, वो लाइबिलिटी बताएगा आपकी टोटल मंथ में आपकी कितनी लाइबिलिटी है, टैक्स की कितनी पड़ी है, वो टोटल सारी लाइबिलिटी बताएगा आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक इस वीडियो के अंदर यहाँ तक कवर कर लिया। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की वीडियो पढ़ेंगे हम, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की वीडियो पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और फिर GST पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। आगे की वीडियो इसकी पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 आगे सोन मिलेगी आपको। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।